राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति 2016 जारी किया गया। स्कूलों में भी इसको लेकर के कार्यशाला का आयोजन हो रहा है, ये राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति को लेकर के, नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर के। क्वेश्चन ये है कि इससे बच्चे हैं उनका क्या लेना देना। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा नीति से बच्चों का क्या लेने देना। वैसे आपको जानकारी होनी चाहिए कि राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा नीति में 4 पक्ष होते हैं: पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स, भौगोलिक संकेतक। ठीक है, तो एक हेडिंग ना हो तो डाल लीजिए उसमें, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा नीति 2016। फिर इसमें कुछ बातें बताते हैं। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा नीति 2016, ठीक है, और इसके 4 भाग, 4 पैर बना लीजिए, 4 भाग हैं इसके। पहला पेटेंट, कॉपीराइट, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और भौगोलिक संकेतक, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स। ठीक है, तो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को इससे क्या लाभ है, इसकी शिक्षा बच्चों को क्यों दी जाए, बच्चों को क्यों अवेयर किया जाए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो बहुत बड़ी बड़ी बातें दिख रही है, आप प्रशासक के रूप में इसको क्यों जानना चाहिए आपको। बौद्धिक संपदा या ये जो पेटेंट है, कॉपीराइट। अब जैसे मान लो कोई भी स्वास्थ्य विभाग में अगर जाएगा तो वहां पे वो मनोज शर्मा एक IAS अधिकारी थे, राजस्थान कैडर के ही। उन्होंने क्या किया था, ऐसी सारी औषधियों की पहचान करी जो कि पेटेंट के दायरे से बाहर निकल चुकी हैं, जिन्होंने 20 साल का जो पेटेंट, दवाओं के मामले में 20 साल का पेटेंट होता है, तो ऐसी दवाएं जो 20 साल की अवधि को कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है, उनकी उन्होंने पहचान करी। और जन औषधि, भारत सरकार की योजना है जन औषधालय योजना के तहत, ठीक है, इन औषधियों को सरकार द्वारा खुद बना करके उसको गरीबों तक उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है। और ऐसी दवाएं जो 20 साल की अवधि को पूरा कर चुकी हैं उनको जेनेरिक दवाएं कहा जाता है, जेनेरिक। ठीक है, तो अब आपको क्यों जानना चाहिए जेनेरिक दवाओं के बारे में। आप अधिकारी बनने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए ना कि कोई दवा अगर आपके पास आया है कि इसको बनाना है, ठीक है, बना करके जन औषधालय योजना के तहत इसको बेचना है, तो आप दवा किसी और कंपनी की आप कैसे बना सकते हैं। तो इसलिए बना सकते हैं क्योंकि वो पेटेंट की जो 20 साल की अवधि है उसको हो गया पेटेंट। एक अधिकारी के रूप में आपको जानकारी होनी चाहिए। ट्रेडमार्क का, अब जैसे कॉपीराइट वाला स्कूल में क्यों जरूरी, बच्चों को क्यों जरूरी है। बच्चे बहुत सारी कविताएं लिखते हैं, बच्चे बहुत सारे कहानियां लिखते हैं। हो सकता है कि बच्चा उपन्यास लिखे, मास्टर जी हैं वो नोवेल लिखे, तो मास्टर जी को पता होना चाहिए कि जो उन्होंने कविता, कहानी, उपन्यास या कंटेंट कुछ लिखा है उसका एक बौद्धिक संपदा, वो है एक बौद्धिक संपदा है, बौद्धिक संपत्ति है वो। और उसका अगर वो कॉपीराइट ले ले तो खुद उसको उसका रॉयल्टी मिलेगा, साथ में उसके अगले जनरेशन को भी उसका रॉयल्टी मिलेगा। प्रेमचंद के परिवार वाले या गांधी जी ने तो सब अपना दे दिया था। प्रेमचंद के परिवार वाले, चाहे बहुत सारे लेखक हैं, उनके परिवार वाले, वो आदमी तो लिख के चला गया, बहुत दुखी हुए परिवार वाले कि कुछ दे के नहीं गया। बाद में पता चला कि मरने के साल भर बाद 15 लाख रुपए का चेक आया घर पे। क्यों 15 लाख रुपए का चेक आया, उसने अपने जो एग्रीमेंट किया था उसमें लिखा हुआ था, नॉमिनी बना के गया था वो, जितनी किताबें बिकेंगी उसका रॉयल्टी आएगा और रॉयल्टी 50-60 साल तक आते रहेगा, उसके भी प्रोविजंस हैं। ठीक है, तो उस बच्चे को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि जो वो सृजित कर रहा है, जो क्रिएट कर रहा है, वो कॉपीराइट के दायरे में आता है। कोई गाना लिखा, राजस्थान में कोई फोक म्यूजिक वाला है, उसको पता होना चाहिए कि वो कॉपीराइट का पार्ट है। कोई म्यूजिक है, कोई गाना है, एक नहीं हुआ फेमस हुआ था वो मुन्नी बदनाम हुई, अभी उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आया, ये गाना जो आया था मुन्नी बदनाम हुई, एफएम चैनल वाले क्या किए कि एक सीडी खरीद के ले आए, ठीक है, और उसको अपने एफएम चैनल पे इतनी उसकी धुनाई किए कि उसके बाद मुन्नी बदनाम होने के लिए
मुन्नी के बदनाम होने के लिए कुछ नहीं बचा। मुन्नी के बदनाम होने के लिए कुछ नहीं बचा मतलब अब लोग उस सीडी को क्यों खरीदेंगे? एफएम से ही इतना सुन सुन के बोर हो गए, कई लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया। तो जिस कंपनी ने उस पिक्चर वाले से, टी सीरीज ने खरीदा था राइट उसका, और एफएम वालों ने बिना एक सीडी खरीद के ले आए और उसको अपने व्यावसायिक चैनल से बजा करके उसकी सारी व्यावसायिक संभावनाओं को खत्म कर दिए। तो इससे टी सीरीज को लॉस हुआ कि नहीं हुआ? लॉस हुआ। टी सीरीज ने सुप्रीम कोर्ट में केस किया, और केस किया तो उसका परिणाम ये निकला, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि ये जो एफएम चैनल हैं वो व्यावसायिक वेंचर हैं, कमर्शियल वेंचर हैं, और कमर्शियल वेंचर के नाते, ठीक है, वो बिना उससे रॉयल्टी, उससे परमिशन लिए हुए, ठीक है, जो टी सीरीज वालों से परमिशन लिए हुए इस गाने को अपने चैनल से नहीं बजा सकते। और उसके बाद से देखे होंगे कि एफएम चैनल पे जो नया गाना आता है वो सारे एफएम चैनल पे नहीं बजता है, ठीक है। तो उसको पता होना चाहिए, एफएम वाले को भी पता होना चाहिए, इंप्लॉय को भी पता होना चाहिए। अभी लेटेस्ट जो डिसीजन आया कॉपीराइट को लेकर के कि जो म्यूजिकल कंसर्ट है, सोनू निगम का कहीं म्यूजिकल कंसर्ट हो रहा है, किसी का कहीं म्यूजिकल कंसर्ट हो रहा है, तो आप जो पर्चियां दे दे करके गाने सुनते थे, गाने की फरमाइश करते थे, अब वो आपके पर्चियों के अकॉर्डिंग गाना नहीं गा सकते। क्यों नहीं गा सकते? वो वही गाना गा सकते हैं जिसका उन्होंने परमिशन ले रखा है, जिसके पास उस गाने का कॉपीराइट है, उससे परमिशन ले रखा है, वही गाना गा सकते हैं, उसी फरमाइश को पूरा कर सकते हैं। वो कोई ऐसा फरमाइश अगर आपने भेजा जिसका उन्होंने परमिशन नहीं लिया हुआ है तो वो गाने वो, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट, राजस्थान में अगर अवेयरनेस फैल जाए तो राजस्थान में बहुत फोक कल्चर है, बहुत सारे जैसलमेर वगैरह साइड में बहुत सारे इस तरह के जो गाने हैं जिसके ऊपर कई सारी फिल्म बनी हुई है। जो हीरो पिक्चर की का जो गाना था, रेशमा वाला जो गाना था, कितना पैसा कमाया। और यहाँ पे आम आदमी को अगर ये जानकारी मिल जाए कि जो उसका गाना वो गा रहा है या जो उसके गाने का जो म्यूजिक है उसका एक बिजनेस वैल्यू है, तो उसका अगर वो कॉपीराइट करा ले तो न सिर्फ उसकी कमाई होगी बल्कि चेतन भगत का जो नोबेल आया उस नोबेल पे पिक्चरें बन रही हैं, और चेतन भगत जितना नोबेल से नहीं कमाए होंगे उससे ज्यादा पैसा पिक्चर से मिल रहा है, ठीक है। ट्रेडमार्क इंडिया में जाएंगे, मैकडोनल्ड है, दिल्ली में मैकडोनल्ड बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? दिल्ली में मैकडोनल्ड का जो एग्रीमेंट लिया हुआ था, मैकडोनल्ड ट्रेडमार्क है, लिया हुआ था, उसका लैप्स कर गया और कंडीशंस पे दोनों पार्टी सहमत नहीं हुए। सोच के देखो, मैकडोनल्ड कहां की कंपनी, उसने केवल अपना नाम दिया और मेनू दिया, और बदले में कमाई का 30-40% हर दुकान से उठ करके अमेरिका चला जाता है। यहां पर लोगों में, इंडिया में जाएंगे तो ये जो नाम है, उस नाम की जो ब्रांड वैल्यू है उसका कोई एहसास नहीं है। जो हमने सामान बना के बेचा वही मेरी आय है। जो हमने उस सामान को बेचने में जो ब्रांड वैल्यू क्रिएट किया उसके बारे में हम लोग अवेयर नहीं है। जबकि अमेरिका और मल्टीनेशनल जो कंपनी होती है वो सामान बेचने से ज्यादा अपने ब्रांड वैल्यू से कमाती है और उसमें 1 रुपया उनका नहीं लगा होता है। तो अब भारत सरकार ने जब स्टार्टअप स्टैंडअप को बढ़ावा देने का निर्णय किया तो साथ में ऐसे लोगों जो स्टार्टअप खोलने जा रहे थे उनको इस बात का एहसास कराया कि आप जो स्टार्टअप का नाम रखोगे उसका भी वैल्यू है, जो कंसेप्ट आप अपनाओगे उसका भी वैल्यू है। आईफोन का जो कर्व है वो भी पेटेंटेड है। एक आईफोन में, एप्पल कंपनी का फोन है चाहे सैमसंग ने 7-8 बिलियन US$ दिया एप्पल कंपनी को हर जाने में, क्योंकि एप्पल कंपनी का जो कर्व था उसका पेटेंट एप्पल कंपनी के पास था, आईफोन का जो कर्व था, और सैमसंग ने उसको कॉपी कर लिया था। एप्पल ने जब फोन केस किया तो कर्व को उसने, सोच के देखो, जितना एप्पल ने, ठीक है, एप्पल ने तो वैसे बहुत कमाया, उससे भी एप्पल ने पैसा कमाया। तो ये नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का सबका मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए। पेटेंट का मतलब होता है नए आविष्कारों के व्यावसायिक दुरुपयोग से सुरक्षा। कॉपीराइट का मतलब होता है नए सृजन, क्रिएटिविटी के व्यावसायिक दुरुपयोग से सुरक्षा। ट्रेडमार्क का मतलब होता है नाम और सिंबल के व्यावसायिक दुरुपयोग से सुरक्षा। टाटा मेरा नाम है, आप बिना मुझसे पूछे हुए, वो ट्रेडमार्क हुआ। और जोग्राफिकल इंडिकेटर, जिसको सरकार द्वारा जोग्राफिकल इंडिकेटर के रूप में रजिस्टर्ड कर दिया जाएगा, उसका कोई पेटेंट या कॉपीराइट नहीं करा सकता। अब वो यूनिवर्सल हो जाएगा। कोई मलबरी रेशम
मलबरी रेशम का कोई पेटेंट नहीं करा सकता, मलबरी रेशम यूनिवर्सल हो गया। ठीक है, आपने अगर मान लो बनारसी साड़ी अगर आपने लिखा है, बनारसी साड़ी मैं भी लिखूंगा, बनारसी साड़ी कोई और भी लिखेगा, जोधपुर का कोई सामान अगर वो ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स में आ गया, जो मर्जी सो बनाए, किसी एक को उसका कोई कॉपीराइट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल हो जाता है फिर वो। और 300 से ज़्यादा ऐसे आइटम हैं जिसको कि ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स के रूप में वेबसाइट पे डाला जा चुका है। तो ये चारों का वैल्यू और सरकार के द्वारा निश्चित रूप से इसके बारे में जागरूकता और इसके पंजीकरण की प्रक्रिया को भी सरल कर दिया गया है, जिससे कि कोई कभी भी चाहे इसका पंजीकरण करा ले। ठीक है, तो ये IPR का मामला था। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.